सुप्रभात। गुरुकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं मोटिवेशनल रूप में दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां हैं वो आपको सुनाना चाहूँगा कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव, हर शहर में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, आग हो कहीं पर आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इसी के साथ आज हम प्रारंभ करते हैं एक नया टॉपिक, अविकारी शब्द। विकारी शब्द हमने पढ़ा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। क्या पढ़ेंगे? अविकारी शब्द। क्या होते हैं अविकारी शब्द? वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक एवं काल का कोई प्रभाव नहीं पड़े, वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अविकारी को क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय क्या होता है? जो कभी खर्च न हो, जिनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं या अविकारी कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय या अविकारी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। पहले इनके बारे में थोड़ा हम लिखेंगे, फिर एक एक अविकारी शब्द को हम डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं? पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय।
अव्यय या अविकारी एक ही चीज है जिन पर लिंग वचन कारक एवं काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम प्रत्येक अव्यय का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण अव्यय। ऊपर का मिटा दूं मैं। बहुत ही ऊपर से पढ़ेंगे, जो आपके लेवल का, डीपली नहीं जाएंगे, आपको ज़्यादा गहराइयों में नहीं डुबोएंगे। जो आपके लेवल का है उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अव्यय कहलाते हैं। देखो कैसे क्रिया विशेषता, इधर देखो, राम तेज दौड़ता है, रमा धीरे चलती है, वह आज जाएगा। ये देखो बोर्ड की तरफ, दौड़ना क्या है? क्रिया। चलना क्या है? क्रिया। जाएगा, जाना क्या है? क्रिया। और ये इसकी विशेषता बता रहा है, आज जाएगा। किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, आज। चलती है, कैसे चलती है? कैसे चलती है? तेज चलती है। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। और क्रिया की विशेषता के कारण इन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। अब इनके अलग अलग भाग होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय है वो कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही सरल है। तो क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब देखो कौन कौन से। कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब बोर्ड की तरफ देखो,
कालवाचक क्रिया का क्या बताएंगे? समय। क्रिया का क्या बताएंगे? समय। स्थानवाचक क्रिया का क्या बताएंगे? स्थान। रीतिवाचक क्रिया का तरीका बताएंगे, कैसे? और परिमाण क्रिया का तोल बताएंगे। क्या बताएंगे? क्रिया का तोल। देखो, कालवाचक समय की सूचना देने वाले। काल क्या होता है? समय। जैसे अब, तब, आज, कल, परसों, नरसों, ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं? किसकी? काल की। जैसे बोर्ड की तरफ देखो, तुम अब जाओ, अब जाओ। अब समय बता रहा है, और ये जाना क्या है? क्रिया। आज जाओ, कल जाओ, परसों जाओ, तो ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया के समय की विशेषता बता रहे। किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया के समय की विशेषता बता रहे हैं। कब के द्वारा प्रश्न बनाकर, जैसे वह आज जाएगा, वह आज जाएगा, मैं प्रश्न बनाऊंगा कि वह कब जाएगा, उत्तर आएगा आज। कब के द्वारा अगर प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति होती है, वह कौन सा क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। देखो, पहले हम कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़े। कालवाचक क्या होता है? क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द। क्रिया के कालवाचक क्या होता है? क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द। बोध कराने वाले शब्द। क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। नोट, कब के द्वारा प्रश्न बनाकर, कब के द्वारा प्रश्न बनाकर उत्तर की प्राप्ति होना, उत्तर की प्राप्ति होना, उत्तर की प्राप्ति होना क्या होता है? कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे रवि आज जाएगा, मोहन परसों आएगा, तो रवि कब जाएगा? उत्तर की प्राप्ति हो रही है। मोहन परसों आएगा, कब आएगा? तो अब, तब, आज, कल, परसों, है ना? समय के जहां भी बोध, जो शब्द समय का बोध कराएं, और वो शब्द किससे पहले आए? क्रिया से पहले। क्रिया के समय का बोध कराएं। किसका बोध कराएं? ये ध्यान रखना है। किसका बोध कराएं? क्रिया के समय का बोध कराएं। वो क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। और किसके द्वारा प्रश्न बनाएंगे? इसमें कब के द्वारा प्रश्न बनाएंगे और उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है
2 नंबर पर कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 2 नंबर पर कौन सा था भाई? स्थानवाचक। 2 नंबर था स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण का एक भेद है स्थानवाचक। ये क्या बताएगा? क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्द, क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, और भी बहुत है। यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, अंदर बाहर, ये सब क्या है? क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। नोट, कब प्रश्नवाचक शब्द द्वारा उत्तर की प्राप्ति होना, कब नहीं, कहाँ। क्या प्रश्न बनाएंगे? कहाँ। कहाँ प्रश्नवाचक शब्द द्वारा उत्तर की प्राप्ति होना क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कहाँ प्रश्नवाचक शब्द द्वारा उत्तर की प्राप्ति होना स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ये मैंने ऐसे समझाने के तौर पर लिखा है। जैसे आप यहाँ बैठो, वह ऊपर बैठा है, रमा मेरे बाएं बैठी है। अब देखो, इनको बैठना क्या है? क्रिया, और इससे पहले यहां आ रहा है, ये क्रिया के स्थान का बोध कराता है। ये बैठना क्या है? क्रिया। और ये स्तुति का ऊपर बैठा, नीचे बैठा, दाएं बैठा, बाएं बैठा। रमा किधर बैठी है? बाएं बैठी है। तो प्रश्न बनाओ, आप कहाँ बैठो, तो यहाँ, वह कहाँ बैठा है? ऊपर। रमा मेरे कहाँ बैठी है? बाएं। तो ये सब क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया की स्थान की विशेषता बता रहे हैं। किसकी? स्थान की विशेषता। समय की विशेषता बताते हैं वो तो कालवाचक, और स्थान की विशेषता बताते हैं वो क्या हो गए? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आया? आगे पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है रीतिवाचक? क्रिया के होने का तरीका, क्रिया के
होने के तरीके का, क्रिया के होने के तरीके का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं रीतिवाचक? जैसे धीरे, धीरे धीरे, या धीरे, या तेज, या फटाफट, या धड़ाम, है ना? ये सब क्या है? क्रिया की रीति का बोध कराते हैं। क्रिया कैसे होती है? जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण, रमा धीरे धीरे चलती है, वह तेज चलता है। वह फटाफट भाग गया। बम धड़ाम से फूट गया, है ना? रमा कैसे चलती है? धीरे धीरे। वह कैसे चलता है? तेज चलता है। वह कैसे भाग गया? फटाफट भाग गया। बम कैसे फूटा? धड़ाम से फूट गया। तो इसमें कैसे के द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर की प्राप्ति, कैसे के द्वारा, कैसे के द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर की प्राप्ति होना, प्राप्ति हो। कैसे के द्वारा पूछेंगे कि रमा कैसे चलती है, वह कैसे चलता है, वह कैसे भाग गया, बम कैसे फूट गया, है ना? तो ये रीतिवाचक क्रिया की रीति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? क्रिया की रीति का बोध कराते हैं। कालवाचक क्रिया के समय का बोध कराते हैं। स्थानवाचक क्रिया की स्थिति का बोध कराते हैं कि ऊपर है कि नीचे है, या दाएं है या बाएं है। और रीतिवाचक क्रिया के होने के तरीके का बोध कराते हैं, रीति का बोध कराते हैं। और अब चौथा बच गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया का तोल बताते हैं। कैसे, क्या बताते हैं? तोल। जैसे वह कम खाता है, खाना क्या है? क्रिया। कम खाना, ज्यादा खाना, कम ज्यादा, ये सब क्या होते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो हम चौथा पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक में कब द्वारा प्रश्न बनाएंगे, स्थानवाचक कहाँ के द्वारा प्रश्न बनाएंगे, रीतिवाचक में कैसे के द्वारा प्रश्न बनाएंगे, और परिमाणवाचक में कितना, वह कितना खाता है, ज्यादा खाता है या कम खाता है, कितना के द्वारा प्रश्न बनाएंगे। अगर उत्तर की प्राप्ति होगी तो वह कौन सा होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो हमारा चौथा टॉपिक है क्रिया विशेषण में कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सरलता से कठिनता की ओर जाएंगे। पहले आपको ज्यादा गहराई में नहीं लेके जाएंगे। चौथा है किसका भेद? चौथा क्रिया विशेषण अव्यय का। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं और उसमें क्रिया विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? 4। और चौथा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
परिमाण क्या होता है? तोल या नाप। क्रिया का नाप बताने वाले शब्द, क्रिया का नाप या तोल, नाप या तोल बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण नहीं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते। इसमें कैसे प्रश्न बनाया जाएगा? नोट, कितना द्वारा पर्सन बनाकर उत्तर की प्राप्ति होना, क्रिया के द्वारा नहीं, कितना के द्वारा पर्सन बनाकर उत्तर की प्राप्ति होना किसकी पहचान होगी? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कितना द्वारा पर्सन बनाकर उत्तर की प्राप्ति होना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की विशेषता होगी। परिमाणवाचक है ना। जैसे वह ज्यादा खाता है, रवि कम बोलता है, मोहन अधिक सोता है। क्या सोना क्रिया? सोता है। समझने की बात है। खाना क्या है? क्रिया। बोलना क्या है? क्रिया। सोना क्या है? क्रिया। और क्रिया की कम, ज्यादा, अधिक, ज्यादा खाना, कम बोलना, अधिक सोना, ये सब क्या है? परिमाण, नाप। क्रिया का नाप बता रहा है कि ज्यादा खाता है या कम बोलता है या अधिक बोलता है। तो क्रिया का नाप आप इसे प्रश्न बनाएंगे। वह कितना खाता है? ज्यादा खाता है। रवि कितना बोलता है? कम बोलता है। मोहन कितना सोता है? अधिक सोता है। ठीक है ना। कितना के द्वारा अगर आप प्रश्न बनाओगे और उत्तर की प्राप्ति हो रही है, वहां क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो आज हमने पढ़ा क्रिया विशेषण, जो क्या है? अव्यय जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें हमने पहला अव्यय पढ़ा क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक क्रिया के समय का बोध कराते हैं। स्थानवाचक क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। रीतिवाचक क्रिया के तरीके का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक क्रिया के तोल का या नाप का बोध कराते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे अव्यय का दूसरा भेद, संबंध बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। अगला पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। इसमें थोड़ा अंतर रहेगा। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर बताऊंगा मैं आपको। प्रश्न आएगा लगभग क्रिया विशेषण से आएगा, संबंध बोधक में भी आ जाएगा। तो अव्यय का दूसरा भेद कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं?
संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। परिभाषा क्या होगी? संज्ञा या सर्वनाम का संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते। देखो, दो उदाहरणों के द्वारा समझाऊंगा। वह मेरे सामने बैठा है, वह मेरे घर के सामने बैठा है। इसमें कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या? वह मेरे सामने बैठा, मेरे घर के सामने बैठा, मेरे और ये बैठा है क्रिया है, सामने क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। सामने बैठा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। परंतु घर के सामने यह संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द का क्रिया से संबंध बता रहा है। ये यहां क्रिया विशेषण न होकर क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। क्योंकि के सामने, के पास, के पीछे, है ना, इस प्रकार के शब्द जहां लगते हैं और वो संज्ञा के साथ संबंध बताते हैं, वहां क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता। समझ गए? जैसे वह यहां बैठा है, वह मेरे सामने बैठा है। तो मेरे संज्ञा शब्द है क्या? नहीं, ये सामने बैठा, ये चीज एक ही होगी। और यहां ये आ गया, वह मंदिर के पीछे खड़ा है, वह मंदिर के पीछे खड़ा है। के पीछे आ गया ना, के पीछे आ गया, तो यहां तो क्या हो गया? संबंध बोधक, और ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। और ये भी क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो जहां के पीछे, के पास, के सामने, के आगे, के नीचे, इस प्रकार के शब्द जहां आते हैं, इनका ध्यान रखना है, इनका संबंध बताया जाए। जहां संबंध बताया जाए, संज्ञा शब्द के साथ संबंध बताया जाए, वहां क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। अरे ऊपर वाला क्या पहला क्रिया विशेषण? वह मेरे सामने बैठा है, ये तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्या हो गया? क्रिया विशेषण। और घर के सामने, घर का संबंध बता रहा है, ये क्या हो गया? संबंध बोधक। ये क्या हो गया? संबंध बोधक। यहां बैठा है, ये क्या हो गया? संबंध है क्या? नहीं, क्रिया से पहले यहां वहां, यह है क्रिया विशेषण। क्या हो गया? क्रिया विशेषण। और ये बताओ, मेरे सामने बैठा है,
इसमें भी हमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, देखो दूर करेंगे। वह मेरे सामने बैठा है, वह सामने बैठा है, तब तो हो जाता क्रिया विशेषण। मेरे सामने मानी सर्वनाम का संबंध बता रहे, संज्ञा या सर्वनाम दोनों। मैंने कहा ना कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताया जाए तो मेरे सामने ये संबंध बताएगा। मेरे सामने, सॉरी बार मैंने थोड़ा सा, सामने माने मेरे सामने, क्योंकि हमने क्या परिभाषा में लिखा, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध। तो ये क्या मेरे क्या है, सर्वनाम है क्या, है ना। तो इसमें भी क्या आएगा ये बताओ, संबंध बोधक अव्यय। क्या आएगा, संबंध बोधक अव्यय। क्योंकि मेरे सामने, हमने सोचा कि सामने मेरे क्या है, सर्वनाम है, मैं, मेरा, मुझे, है ना, उत्तम पुरुष है ना, फर्स्ट पर्सन है ना। तो इसमें भी क्या आएगा, संबंध बोधक। वह मंदिर के पीछे खड़ा है, के पीछे, ये मंदिर संज्ञा है ना, और इसका खड़े होने का संबंध बता रहा है, तो यहां भी क्या जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। क्या आएगा यहां, संबंध बोधक अव्यय। बात समझ में है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे के सामने, के पीछे, के आगे, है ना, ये शब्द जहां भी आ जाए तो वहां क्या आ जाएगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। 3 नंबर समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। भाई समुच्चय क्या होता है, दो शब्दों को जोड़ने वाला, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये बहुत ही सरल सा है, पता लग जाएगा। तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या होता है समुच्चय बोधक अव्यय, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम पढ़ता है और मोहन खेलता है, रमा नाचती है, किंतु मीना गाती है। सीधी सी है, बोर्ड की तरफ देखो, किंतु, और, तथा, परंतु, या, वा, अपितु, तथापि, ये जोड़ने वाले शब्द हैं। ये क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, या, है ना, ये शब्द इत्यादि खूब है, और बहुत है, इत्यादि क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। समझ गए? इत्यादि मतलब और खूब है,
ये एग्जाम्पल है बस। चौथा पढ़ेंगे हम विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। हर्ष, उल्लास, उत्साह, घृणा, अहंकार। हर्ष, उल्लास, उत्साह, घृणा, अहंकार, प्रेम इत्यादि। भाई हर्ष, उल्लास, उत्साह, घृणा, अहंकार इत्यादि भावों को व्यक्त करने वाले शब्द, इत्यादि भावों को व्यक्त करने वाले शब्द, करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। भाई क्या पता लगे हमें? हर्ष, उल्लास, उत्साह, घृणा, भय। जैसे मैंने कहा वाह, आप तो होशियार निकले, होशियार निकले। ये वाह क्या है? होशियार, वाह, प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। हाय, हाय, ये क्या हो गया? या हे राम या हाय, ये क्या हो गया? इसमें ये क्या हो गया? छी। आप यहां से जल्दी चलो। छी माने घृणा हो रही है, हाय में शोक हो रहा है, वाह में क्या हो रहा है? उत्साह हो रहा है। तो जहां उल्लास, हर्ष, उत्साह, घृणा, अहंकार, नफरत, इस प्रकार के जो शब्द हैं, विस्मयादि शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। समझ गए? तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक के भी कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। और फिर संबंध बोधक अव्यय, फिर समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये इस प्रकार अविकारी 4 नहीं, एक और होता है निपात, और होता है निपात 5। निपात
निपात बता रहा हूं, छोटा सा ही है। निपात जैसे ही, भी, तक, न, बिल्कुल, ये सब निपात है। जैसे वह आप ही आ जाएगा, आप भी जा रहे हो। जहां शब्दों के प्रभाव में वृद्धि करते हैं, वह अभी तक नहीं आया, मैं नहीं जा सकता, वह बिल्कुल नहीं जाएगा। इस प्रकार के शब्द जैसे ही, भी, तक, न, बिल्कुल, इस प्रकार के शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत।